आंखें पूरी तरह से बंद। अपनी आती जाती सांसों के तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। एक छोटा सा बच्चा, शायद हम सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते हमारा बचपन भूल चुके हैं और बचपन के साथ साथ स्माइल करना भी भूल चुके हैं। अभी अगर हम स्माइल करते भी हैं पर डिपेंडेंसी वाली, किसी ने जोक सुनाया, डिपेंडेंट। इनर स्माइल जैसे एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल अभी अभी इस दुनिया में जिसने प्रवेश किया है, वो स्माइल शायद हमारी धीरे धीरे गायब हो चुकी है। आज वापस उसको हम एक्टिवेट करेंगे। हमारे बहुत सारे व्याधियों का कारण बहुत सारी चिकित्सा पद्धति में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। आज थोड़ा सा हम जो मेरे पिछले 15 साल के मेडिकल प्रैक्टिस में जो मुझे मिले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस करते हैं। स्लोली ओपन योर आइज। क्या सच में स्माइल करना भूल चुके हैं हम? स्माइल मतलब सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ योर लिप कॉर्नर्स। और क्या होता है, कब होते हैं ये कॉर्नर्स, कब जाते हैं? ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखना सबसे बड़ा मेडिटेशन की पहली स्टेप्स है। सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि किसको ठीक करना है? खुद को ठीक करना है, तो खुद को एनालाइज करना आना चाहिए। शरीर का एनालिसिस कैसे किया जाता है? शरीर को कैसे एनालाइज किया जाता है? आजकल सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई है। आपके सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को भी एनालाइज किया जाता है बाय द ब्लड रिपोर्ट्स, सीटी स्कैन, एमआरआई, है ना। बट आपके पूरे अस्तित्व को कैसे एनालाइज करेंगे? आपके मन को कैसे एनालाइज करेंगे? मन को कैसे समझेंगे? क्योंकि हम खाली शरीर नहीं है ना, शरीर के बहुत सारे डायमेंशंस है। हम एक हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, खाली शरीर है क्या? नहीं ना। खाली शरीर होते तो फिर पत्थर और हमारे बीच में कुछ फ़र्क नहीं होता। हम खाली शरीर नहीं है, शरीर के साथ चेतना के और 3 स्तर है ना, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद समझेंगे हम। बहुत बार मेरे लेक्चर्स सुने भी होंगे, बट वापस वही याद दिलाना पड़ता है कि आप कौन है। 10 साल के बाद भी मैं किसी को पूछता हूँ आप कौन है, तो वही आंसर आ जाता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस अभी भी कहाँ पे अटका हुआ होता है। अगर कोई एक माँ है तो वो माँ क्या कहेगी? मैं एक मदर हूँ। कोई बेटा है, कोई डॉक्टर है तो वो क्या कहेगा? मैं डॉक्टर हूँ। कोई क्या कहेगा? मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। बट वो ठीक है, वो आउटर एग्जिस्टेंस है। आप ट्रू सेल्फ क्या है ना। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली है ना। आज के टॉपिक का नाम क्या है? कितने लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा कुछ? रिश्तों, क्या लिखा है मैंने? रिश्तों में समझदारी ही, रिश्तों की समझदारी से व्याधि मुक्ति। आप सोचते रहेंगे कि रिश्तों का और व्याधियों का क्या संबंध है ना। कभी कभी प्रश्न उठ सकता है, बट बहुत गहरा संबंध है ना। पिछले 15 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ, है ना, एज आयुर्वेदाचार्य। तो पहले 10 साल जनरल प्रैक्टिस, सब इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, और पिछले 4-5 साल से मैं जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं केस देखता हूँ
तो हमारे शरीर की बीमारी का सीधे सीधे रूट कॉज निकलता है रिलेशंस के लेवल पे। कैसे निकलता है मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि सिंपल है, इस 50 साल के पहले इतने टाइप की बीमारियां थी क्या? बीमारियां थी, पर इतने टाइप्स नहीं थे, है ना। आज मेडिकल साइंस को आज रोज़ एक नया नाम देना पड़ रहा है कोई भी तकलीफ़ को। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, माइग्रेन, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी डायरेक्टली पैथोलॉजी नहीं मिलती है। मेडिकल साइंस कोई भी बीमारी को 3 कैटेगरीज में रखता है। एक है जेनेटिक, दूसरा है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एंड तीसरा है अननोन कॉजेस, और चौथा है इन्फेक्शियस, है ना। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, समझ लिया। वो भी जेनेटिक भी समझ लेंगे, बट जेनेटिक भी देखेंगे तो जेनेटिक का क्राइटेरिया होता है पिछले 4 जनरेशन में वो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय कॉन्शियसनेस, है ना। पिछले 4 मतलब किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, बट इस जनरेशन में है, इसके पहले जनरेशन में है, लेकिन उसके पहले के जनरेशन में नहीं था। आप बोलेंगे तो वहाँ तो चेक नहीं किया जाता था, बट उनकी अगर प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए तो उनके दादाजी 80-80, 90-90 साल जिए हैं, मतलब विदाउट एनी कंप्लेन। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे नहीं है ना। होगा भी तो एज रिलेटेड हो सकता है। आजकल कैंसर 16, 17, 20 साल के बच्चों में भी मिल रहा है, नो डाउट। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, किसने किया है एनवायरमेंट पोल्यूशन? ये कौन कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। मुझे तो नहीं लगता है कि मनुष्य छोड़ के कोई प्राणी पक्षी कर रहा है। डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? आज का अभी का सिनेरियो देखिए, डिस्ट्रक्शन। क्या लगता है इसके जो परिणाम होने वाले हैं? हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे आराम से आश्रम में बैठे हैं। नो, अभी जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं वो सब उसका ही परिणाम है। इसे मैं कहता हूँ मैन मेड पोल्यूशंस, नाम ही दिया है मैंने, मैन मेड। वो तो कॉज है ही, बट उसका भी रूट कॉज अगर देखेंगे तो आता है मन का ही, जिसे आध्यात्म कहता है अहंकार। ये जो लड़ाई चल रही किसकी चल रही है? ये बाहर की नहीं है, ईगो की है, अहंकार की है। और ये सब में चल रहा है, ऐसा नहीं कि उन लोगों में चल रहा है, हमारे अंदर भी चल रहा है। लेकिन हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट थोड़ा सा सात्विक है ना, माहौल है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन घर में भी आता है ना कभी कभी। थोड़ा सा भी आपके मन को किसी ने टोका तो क्या हो जाता है? मैंने इतना किया है ना, मैंने इतना किया है। और वो एक्सपेक्टेशंस स्वाभाविक है, हम ह्यूमन माइंड है। एक्सपेक्टेशन रखना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बट है। तो आज रिश्ते तो निभाने हैं, लेकिन कौन रिश्ता निभा सकता है? दूसरों के साथ कौन रिश्ता निभा सकता है? जो खुद के साथ रिश्ता जिसका स्टेबल है, हार्मोनी में है, वो दूसरों के साथ रिश्ता निभा सकता है। हम निभा रहे हैं, सालों से निभा रहे हैं, बट वो एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं है, वो एडजस्टमेंट मोड पे है। अगर मेरे पास कोई कपल आता है तो पहले तो बोलता है कि सर हमने एक्सेप्ट कर ले हम एक दूसरे को। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो मुझे पूछता हूँ तो अभी इस बात पे एक्सेप्ट किया है? नहीं सर, एडजस्टमेंट चल रहा है। बहुत बार हम एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, और यही कारण है बहुत सारी बीमारियों का, है ना। पिछले 50 साल में रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, ऐसा कुछ था क्या? झगड़ने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि क्या करना पड़ता था? सुबह से दिन भर में काम करना है, क्योंकि आउटर डेवलप करना चाहिए था। अभी क्या हो गया, हमारे पास आउटर ठीक तरह से मौजूद है। एक रोटी, कपड़ा और मकान सबके पास जितना चाहिए उतना है ना। ऐसा नहीं है कि तो आउटर सेटिस्फाइड हो गया। अभी किसकी भूख लगी है? मन की। उस टाइम पे रिलेशंस अच्छे थे ऐसा नहीं है, रिलेशंस थे, ठीक थे,
स्माइलिंग नहीं थे, ठीक थे, एडजस्टमेंट में चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं था, वहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं था माइंड के लेवल पे। खाली हम क्या करते थे, एज अ प्रोसेस में चल रहे थे, खाना है, पीना है, सोना है, एक मेंटेन रखना है, इमोशनल थे वहाँ पे भी। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास खाली टाइम बहुत है, तो हमारा क्या होता है, खाली टाइम होना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये कंफर्ट जो हमें मिला है, चाहे शायद इस क्लास में अभी शायद 60-70 प्लस के भी लोग हैं, उनको अगर मैं पूछता हूँ तो आपकी लाइफ कैसी गुजरी है, बहुत ही स्ट्रगल चुकी है ना। आज के बच्चों को आपसे इजी मिल रहा है ना, सबको इजी मिल रहा है, तो खाली टाइम उनका, हम क्या बोलते हैं, उनका नसीब। हमें स्ट्रगल मिला वो नसीब, वो नसीब की बात नहीं, नसीब बहुत अलग सी बात है। हम तुरंत नसीब पे आ जाते हैं, किसी भी चीज़ को कर्मा पे आ जाते हैं। कर्मा का सिद्धांत है, कर्मा बहुत डीप डायमेंशन पे है, इसलिए भगवद गीता के या ज्ञानेश्वरी के पहले 3 चैप्टर को आपको अभ्यास करना पड़ेगा तो कर्म सिद्धांत समझ में आएगा। हमारे बीमारियों का और कर्मा का कुछ संबंध नहीं। कर्मा प्रकृति के नियम ना फॉलो करने से डिसीजेस है। कर्मा बाद की बात है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, व्याधि का है वो, उसमें कुछ नहीं है। बट पहले कहा कि कब के कर्मा देखने पड़ेंगे, अभी के कर्मा हमें समझने पड़ेंगे। सिंपल मुझे ये कहना है कि अभी खाली टाइम है, तो खाली टाइम किस लिए मिला है हमें, कौन बता सकता है? ये खाली टाइम, सब कंफर्ट मिला है, ये किस लिए मिला है? अपने लिए, बराबर, सेल्फ के लिए। बट क्या करना है, मिल के क्या करना है, इनर ग्रोथ या आउटर ग्रोथ? यस, बहुत अच्छा। हमें जो समय एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो किस लिए मिला है? हमें आत्मचिंतन या इनर ग्रोथ कहते हैं हम उसको, चेतना के विकास को, चेतना को विकसित करने के लिए। बट ये टाइम भी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर? और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, बाहर की प्रकृति से। ओके, सिंपल है, मैं और ये मैं के आजू बाजू में सब कुछ है, वो है प्रकृति। मतलब आप भी एक प्रकृति का हिस्सा है, बट आपकी चेतना के आजू बाजू में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति है। मतलब आपके रिलेशंस हो या कोई भी चीज़ हो, आपका जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, ये क्या है? प्रकृति। मतलब साधन है ना, हम साधन को ही क्या बना के रखा है हमने? साध्य। इसीलिए हमारी स्माइल गायब हो जाती है, इसीलिए हम सफ़र करते हैं। इस प्रकृति के मैं मतलब दूसरों के साथ रिश्ता कौन सा व्यक्ति मेंटेन कर पाएगा, हार्मोनी में रख पाएगा? कौन रख पाएगा? जिसको मैं का रोल मालूम है। क्या होता है, कभी कभी एक्सेसिव रोल भी प्ले करते हैं हम बच्चों के बारे में, कोई भी रिलेशन में, और एक्सेसिव रोल प्ले करने के बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। आप थोड़ा सा प्रकृति में, एनिमल वर्ल्ड, प्लांट वर्ल्ड को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एनिमल वर्ल्ड को देखिए, कब तक वो अपने बच्चे की केयर करते हैं? कब तक? जब तक वो उनकी चेतना उनके सेल्फ लेवल पे, और हम कब तक करते हैं? इसलिए मेरे पास अगर 50 साल का बेटा या बेटी आ गई और कोई जटिल बीमारी है, तो मुझे उसकी माँ की और ज़्यादातर माँ की हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है। माँ से हीलिंग करना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि माँ के गर्भ में अभी भी माँ के इमोशंस उससे कनेक्टेड होते हैं। यस, ट्रू। और जब उस लेवल पे हम हीलिंग करते हैं तो उसकी बीमारी रिवर्स हो जाती है। इतना है। इसलिए मैं पूछता हूँ, यहाँ पे भी अगर कोई आएगा तो आपके साथ कौन कौन आया है पूछता हूँ, तो बोलेंगे अगर माँ आई है तो पहले उनको भी बुलाओ। क्यों? क्योंकि माँ का ज़्यादा पिता का होता है, बट पिता इज़ लिमिटेड इमोशनल लेवल पे, है ना। बट मदर का इमोशंस क्या होता है? कनेक्टेड होता है। सिंपल मुझे ये कहना है
कि जो खुद का रिश्ता खुद से मेंटेन कर पाता है वो दूसरों के साथ रिश्ता कैसे रख पाएगा? स्माइलिंग रख पाएगा। 3 शब्द है। अटैचमेंट शब्द सुना है आपने? अटैचमेंट क्या होना चाहिए? कोई भी रिश्ता अटैचमेंट में होना चाहिए, डिटैचमेंट में होना चाहिए या लिबरेटेड होना चाहिए? डिटैचमेंट में दुख आएगा ज़्यादा। डिटैचमेंट मतलब छोड़ना। छोड़ नहीं सकते हम। छोड़ सकते हैं क्या? डिटैच मतलब मेंटल डिटैचमेंट कहेंगे आप। हो सकता है क्या ऐसा? लिबरेटेड होना चाहिए, उसको शब्द आता है लिबरेटेड मतलब जितना रोल है उतना ही प्ले करो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा साधना लगती है। इसको पहले समझना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है। रोल क्या है पहला समझना पड़ेगा। माँ को कब तक रोल प्ले करना है बच्चों के बारे में? मेरे स्माइल पेरेंटिंग के क्लासेस भी होते हैं, मैं सिखाता हूँ उसमें। स्माइल पेरेंटिंग कब तक होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को कब तक, सिंपल है, बच्चों के बारे में समझाना चाहूँगा। बच्चे पहले 6 साल तक उनको बच्चों को मदर की कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहले 6 साल मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि करियर को छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, करियर को भी करना है, बट पहले 1.5 साल। आपको मालूम है ट्रस्ट इशू? ट्रस्ट कितने लोगों को तुरंत ट्रस्ट हो जाता है? तुरंत मतलब थोड़ा सा अभ्यास करके ट्रस्ट रखते हैं, और बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं रखते इजीली। उसका कारण क्या है मालूम है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मॉडर्न साइकोलॉजी कह रही है, एरिक्सन साइकोलॉजी। पहले 1.5 साल तक उस बच्चे को उसके मदर ने कैसे अटेंड किया है। बच्चा रोता है, सुना है आपने? रोता क्यों रोता है बच्चा? पहले 6 महीने तो क्यों रोता है? भूख लगी, नेचुरल कॉल्स आ गए, और अगर उसको नहीं कोई अटेंड किया उस टाइम पे जल्दी, इसलिए जो कॉन्शियस मदर होती है वो क्या करती है? उसके साथ ही रहती है। ये फैक्ट है। और वो 6 महीने के बाद, 6 महीने में पूरे सोसाइटी आगे जाके ट्रस्ट रखना है या नहीं रखना है उसके कॉन्शियसनेस में डेवलप होता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं, और ट्रस्ट ना रख पाने से बहुत बार क्या हो जाता है, जो अचीवमेंट्स करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट रखना है, बट ट्रस्ट इशू। तो पहले 6 महीने में उसके मदर ने कैसे अटेंड किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1.5 साल, अगर करियर को चूज़ करना है या प्रेगनेंसी को चूज़ करना है, तो प्रेगनेंसी करनी ही है, बच्चे को जन्म देना ही है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आनंद के साथ उससे लिबरेट होना पड़ेगा, देन जाके वो कर सकते। नहीं तो फिर ठीक है, करियर या बाकी वो हर एक का अधिकार है, करना है नहीं करना है, बट जाना ही है। एक सोल को अगर एग्जिस्ट करवाना ही है तो कैसे करना पड़ेगा? ऐसे ही करना पड़ेगा या कॉन्शियसली करना पड़ेगा? इसलिए मैं बहुत बार जो मेरे पास फर्टिलिटी के लिए आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, है ना। आईटी में जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये बिग प्रोजेक्ट है आपके जीवन का। क्योंकि आज के समाज के लिए कैसे चाहिए बच्चे? स्माइलिंग चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डेफिशिएंसी फील करने वाली नहीं है, ज़्यादा बोस्ट फील करने वाली भी नहीं है, एरोगेंस भी नहीं चाहिए ना, न्यूट्रलाइज, हम्बल बट स्माइलिंग, है ना, दैट इज़ द थिंग। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिलेशंस बहुत बार इम्पैक्ट करते हैं। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा दुख, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आपको समझ में आएगा। किसी जॉब प्लेस पे आप हैं और जॉब में बॉस के साथ कुछ अनबन हुई, और उसी डायमेंशन की, उसी इंटेंशन की अनबन आपके घर के मेंबर के साथ हो गई, कहाँ पे ज़्यादा दुख होता है? मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ, अगर बॉस ज़्यादा क्लोज रहे तो वहाँ पे भी हो सकता है, बट कहाँ पे होता है?
सिंपल अंतःकरण कहाँ पे, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ करता हूँ मैं, अंतःकरण और मन। अंतःकरण डिफरेंट है, अंतःकरण मतलब आपकी विजडम, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली रिलेशंस। और मेरा अभी ये रिसर्च चल रहा है, या रिसर्च या डेवलप भी हो गया है, बहुत सारे डिसीजेस है, मैं सीधे सीधे उनको पूछता हूँ कि इनके साथ आपका रिश्ता कैसा है। जैसे आपको ज्योतिष पूछता है क्या हुआ है, क्या है, वैसा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। सीधे सीधे ऑटोइम्यून सिस्टम पे ही इम्पैक्ट करता है। थायराइड कनेक्टेड विथ अगेन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। या फिर मदर इन लॉ एंड क्या कहते हैं आप, बहू और सास का इम्पैक्ट होता है। चिल्ड्रंस के साथ रिलेशनशिप्स कैसे है। जस्ट चेक यूर मोबाइल प्लीज़, कहाँ पे लग रहा, अच्छा उनको बैग दे दो आप, या फिर जस्ट सब लोग चेक करो आपका मोबाइल साइलेंट। ओके, सो सिंपल मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा सेल्फ बना है, ये बहुत बार मैंने बताया है, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ 5 मिनट में। हमारा जो सेल्फ बना है, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी मतलब हमारी जो चक्रास, नाडीज, मेरिडियन सिस्टम है, देन माइंड सिस्टम है, देन हमारी सोल एंटिटी। सोल मतलब जीव तत्व, जीवात्मा, अंतःकरण कह सकते हो आप उसको। अंतःकरण बनता है हमारे चित्त, अहम, बुद्धि। अहम मतलब अहंकार इज़ डिफरेंट एंड अहम इज़ डिफरेंट। अहम मतलब अहम चाहिए या नहीं चाहिए आपके लिए। अगर अहम चला गया तो जीवन चला गया। इसीलिए मुझे कैंसर के पेशेंट को अहम के ऊपर चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि उस कैंसर में क्या होता है, अहम चला गया होता है, जीने की इच्छा। सुसाइड क्यों करते हैं लोग, करते हैं ना बहुत सारे लोग सुसाइड, दैट इज़ अहम। वो मन की बात नहीं है, वो सीधे सीधे अहम की बात है। चलो अभी हो गया, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड या विद इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट वो डिसीजन लेते हैं और कर देते हैं, दैट इज़ द अहम। अस्तित्व को नष्ट करना। ओके, समझो किसी भी प्राणी के टेल पे अगर पैर पड़ गया सांप के, तो क्या करता है, तुरंत क्या करेगा वो, दैट इज़ द अहम। हम भी ऐसे करते हैं क्या घर में। आपको अगर किसी ने आपके बहुत ही कमज़ोर चीज़ के ऊपर शब्द डाल दिए तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, तुरंत। वो कहाँ से आती है, आपके मन से नहीं। आप बाद में गिल्ट में चले जाते हैं। कितने लोग जाते हैं गिल्ट में, अरे मैंने ये क्यों बोला। वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है, आपके अहम से आ रहा है, मतलब चित्त से आ रहा है, मतलब सोल डायमेंशन से आ रहा है। इसे कहते हैं वृत्ति। शब्द सुना है आपने, वृत्ति, कभी स्पिरिचुअल बुक्स में। वृत्ति या टेंडेंसी, किसी की एंगर की टेंडेंसी होती है ना। हम किसी बॉस को कैसे कहते हैं, ये बॉस खड़ूस ही है, खड़ूस है, लेकिन बाद में फिर प्यार करता है, ऐसा नहीं होता है। या पिता के बारे में कहा जाता है। ये सब कहाँ से है, ये वृत्ति से। वृत्ति से ही फिर कहाँ पे आता है, आपके मन के लेवल पे आता है। मन थोड़ा सा कंट्रोलेबल मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेटिव है, ध्यानी है, समझदार है, शब्द समझदार यूज किया है मैंने। समझदारी इज़ नथिंग बट द स्माइल स्टेट। स्माइल मतलब लाफिंग नहीं। स्माइल का बहुत लोग, स्माइल के यहाँ पे अर्थ मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप स्माइल को स्माइल के मतलब है आनंद, शांति, मौन, साक्षित्व, स्थिरता, और उसमें और एक शब्द ऐड करना है हमें, समझदारी। जो व्यक्ति समझदार है वो स्माइलिंग है। ये लाफिंग क्लब से नहीं आएगा, हा हा हू हू करने से कुछ नहीं होगा इससे।
इसको क्या करना पड़ेगा आपको कॉन्शियसनेसली डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए स्माइल इज़ डिफरेंट। ओके, ये सब मीनिंग है स्माइल के। ओके, सोल, मन, माइंड के क्या है, भावनाएं, इमोशंस है, विचार है, थॉट्स है। कितने लोगों को समझो घर में कोई थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई, इधर उधर होता है या नहीं होता है? क्या सब लोग संत स्थिति पे है? कितने लोग सब संत पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी। संत स्थिति पे के पूछने के बाद कोई बीमारी नहीं होगी, और होगी भी समझो पहले हो चुकी है, वो तकलीफ़ नहीं देगी। क्योंकि बहुत सारे आप बोलेंगे कि बहुत सारे संतों को तो हो चुका है, बट उनको पहले हुआ है, रियलाइजेशन के पहले होता है, लेकिन उनको बाद में तकलीफ़ नहीं होती है। कैंसर हुआ है, लेकिन वो कैंसर के साथ, आनंद के साथ उनका लाइफ टाइम कंप्लीट करके चले गए हैं। ओके, मन, इमोशंस है ना। कितने लोगों को समझो कोई भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, कितने लोगों को 1 मिनट में वो विचार चला जाता है, और कितने लोगों को 15 दिन 8 दिन वही थॉट चलता रहता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों को होता है, एटलीस्ट 1 दिन तो चलता ही रहता है। अरे ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, क्या हुआ? आपको मालूम है, आपके खाने पीने से आपकी शुगर जितनी बढ़ती नहीं है, उतना उस थॉट को रिपीट करने से बढ़ती है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मीठा खा लो, नहीं तो आप तुरंत जाके पहले उसको ठीक करो, आपके विचारों को ठीक करो, तो फिर शुगर ले सकते हैं आप। इसलिए मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। कितने लोगों के इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशंस बहुत बार, और वो इमोशंस का सिलसिला कब तक चला रहता है? 6 महीने तक। चलो, मैं कभी कभी मेरे पास अगर कोई कपल में ही ज़्यादा मुझे बैलेंस करना पड़ता है, बाकी के रिलेशन, सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन क्या होता है? क्लोज मतलब प्रेम भी उतना होता है और झगड़ा भी उतना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक रहता है ना वो। कितने लोग समझो इसके ऊपर झगड़ा शुरू हो गया, ये घटना के ऊपर झगड़ा, या ये इस वस्तु के ऊपर हो गया, तो इसी वस्तु के ऊपर कंटिन्यू झगड़ा करते हैं, या पीछे के 10 साल पुरानी सब निकालते हैं। मुझे गारंटी है सब पहले जाते हैं, उस टाइम वहाँ पे ये किया था। तो मैं कहता हूँ अगर झगड़ा भी करना है तो प्रेजेंट पे करो, क्योंकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा करेंगे और शांत बैठ जाएंगे। दैट इज़ द टेक्निक। क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी उस कॉन्फ्लिक्ट में गुजरती है, उतना आपको फिज़िकल डिसीजेस ज़्यादा हो जाते हैं। खान पान, आहार विहार तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट आपके मन के लेवल पे जो कुछ भी इम्प्रिंट्स होते हैं, उनको स्टेबल कैसे रखना, ये आपको आना चाहिए। ओके, और मन के नीचे क्या लिखा है मैंने? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी मतलब आपके चक्रास, नाडीज, मेरिडियंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर निगेटिव फील हो रहा है, ये हो रहा है, उसने ये किया होगा, इवन ब्लैक मैजिक तक भी चले जाते हैं एनर्जीज। बट ध्यान रखिए, जिसका मन स्थिर है उसको कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करेगी। और मन ठीक करने के लिए कहाँ पे काम करना पड़ेगा? पहले आपकी वृत्ति के ऊपर, आपके अंतःकरण के ऊपर। सिंपल मुझे ये कहना है, आपके सोल का आपके मन के साथ, आपके मन का आपके एनर्जी बॉडी के साथ, और आपके एनर्जी बॉडी का आपके फिजिकल बॉडी के साथ रिश्ता कैसा है, उसके ऊपर आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है या डिपेंड करती है। इसमें से अगर एक का भी रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया तो डिसीज़ क्रिएट्स। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा अलग सा डायमेंशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो ये मुझे समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आज फिज़िकल बॉडी के लिए डॉक्टर्स कितने हैं? लाखों करोड़ों है। बहुत सारे डॉक्टर्स, एलोपैथी सिस्टम है, इवन आयुर्वेदा है, होम्यो। एनर्जी बॉडी के लिए हर एक हीलर मिलेगा आपको, रेकी हीलर मिलेगा,
प्राणायाम सिखाएगा, सब कुछ। ये जो कुछ भी अष्टांग योग है, बाह्य योग कहते हैं हम उसको, ये सब एनर्जी बॉडी का है। माइंड के लिए क्या है? आपका हास्य क्लब है, मन थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्पिरिचुअल ग्रंथाज है, उसको पढ़ के कर सकते हैं आप। बट व्हाट अबाउट द सोल डायमेंशन? सोल के लेवल पे आपको कॉन्शियस ही होना पड़ेगा, जागृत अवस्था में ही जाना पड़ेगा। और जागृत अवस्था में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जगने के पहले क्या करना पड़ेगा? क्या किया जाता है? आप कब उठते हैं? जागृत कब होते हैं आप? पहले सोते हैं, पहले अच्छी तरह से सोना पड़ेगा। 3 अवस्था मालूम है आपको? कौन सी? जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न, और चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। तुरीय मतलब रियलाइज्ड पर्सन। अगर हमें सब बीमारियों से मुक्त होना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें रियलाइज्ड होना पड़ेगा। किसके बारे में? दुनिया के बारे में या खुद के बारे में? खुद के बारे में। सिंपल एक सेंटेंस ज़रूर यहाँ पे फिट करके रखिए, ये सब दुनिया आपके लिए साधन है। किसके लिए साधन है? साधन मतलब ये नहीं है ना, माया नहीं है। साधन मतलब आपको अपग्रेड करने के लिए ये सब मौजूद सिस्टम है। क्योंकि आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ से आपके लिए यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। आप सेंटर पे खड़े हैं और आपके आजू बाजू में यूनिवर्स है। मैं यहाँ पे सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनर सेल्फिशनेस की बात कर रहा हूँ, रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तब जाके हम थायराइड, डायबिटीज़, मुझे पूछते हैं बहुत सारे लोग, सर आप बोलते हैं कि थायराइड रिवर्स होगा, बाकी के डॉक्टर्स तो बोलते हैं नहीं होता है। उनका सच है। वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? बॉडी पे। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे काम कर रहे हैं? एनर्जी पे। यहाँ पे आएंगे तो शुगर कंट्रोल होगी, सब कंट्रोल होगा। यहाँ से बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा भी डाइट यहाँ का फॉलो करके भी थोड़ा सा भी इधर उधर डाइट हो गया, आपका बढ़ गया। तो ये खाने पीने का तो है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी मन की अवस्था और आपकी सोल डायमेंशन। अगर वहाँ पे काम करेंगे, खुद का डॉक्टर तो खुद होना ही है, बट खुद का डाइटिशियन खुद होना चाहिए। आपको कब क्या करना है ये कौन डिसाइड करेगा? बाहर के डॉक्टर या आप? आपका सोल। जितने भी एनिमल वर्ल्ड है ना, पंछी है या प्राणी है, वो सीधे सीधे सोल और बॉडी डायमेंशन पे जीते, इसलिए उनको बीमारियां नहीं है। क्योंकि उनमें माइंड इज़ एट द 0 डायमेंशन। मन है बट बिल्कुल 0 डायमेंशन पे है, इसलिए उनको तकलीफ़ें नहीं है। और हमारा मन क्या है? विकसित है ना, बट वो विकसित किस लेवल पे है? बाहर के लेवल पे। उसको अगर आपने मन को थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ आपने लेके आया, मन को जब आप अंदर की तरफ लेके जाते तो उसको कहा जाता है चित्त। शब्द सुना आपने? चित्त। मन को ही चित्त कहा जाता है जब वो सोल डायमेंशन की तरफ आता है। और मन जब आपका बाहर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बाह्य मन। तो आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे? खुद का रिश्ता खुद के साथ, यही होता है। नहीं तो फिर हम क्या चाहते हैं? ये बार बार मैं पूछता हूँ, क्या चाहते हैं? कौन बदले? दूसरे तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। सूरज प्रकाश देता है या सूरज किसके लिए उगता है? खुद के लिए या दूसरों के लिए? कितने लोगों को लगता है दूसरों के लिए उगता है? दूसरों के लिए उगता है तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद उठते हैं। उसको रोल दिया गया क्या करना है? अपना काम करना है। सूरज खुद स्वयं प्रकाशित है तो वो प्रकाश देता है मतलब ले सकते हैं। पहले किसको जागरूक होना पड़ेगा? रियलाइज़ होना पड़ेगा खुद को। और किसके बारे में होना पड़ेगा? किसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा? आपको आपके बॉडी के बारे में, आपके एनर्जीज़ के बारे में, आपके मन के बारे में और आपके सोल के बारे में। इसको छोड़ के सब कुछ करते हैं हम।
और इसको सब कुछ छोड़ को सब कुछ करते इसलिए हमें तकलीफ़ होती है। तो मैं एक्चुअली यही सिखाता हूँ, इसका रिलेशन कैसे मेंटेन करना है। और ये एक बार आपका रिलेशन मेंटेन हो गया तो आपके बाहर के रिश्तों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिश्ते अपने आप संभल जाते हैं, अपने आप संभल जाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं थायराइड के लिए और मैं थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ और उनका शायद कभी कभी इतनी अनबन हो चुकी होती है कि डिवोर्स तक चला गया होता है केस। तो थायराइड बाद में रिवर्स होता है, डिवोर्स रुक जाता है। तो आजकल मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ मैं डॉक्टर की कम कर रहा हूँ और वकील ही ज़्यादा कर रहा हूँ। इट्स फैक्ट, क्योंकि वही कारण है वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच का, दैट इज़ द कॉज ऑफ समटाइम्स थायराइड, डायबिटीज़, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। यही कारण है। देखो सिंपल है, अगर हम कितना भी डाइट कर रहे हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारी कौन सा भी रिश्ते में, ऐसा नहीं कि रिश्तों में बहुत कड़वाहट होनी चाहिए, टू मच अटैचमेंट्स आल्सो। एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। बेटे की शादी हो गई और उसके बाद में माँ को शुगर डेवलप हो गई। मेरे पास केसेस ऐसे ही है। मैं वैसे पूछता हूँ, सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको शुगर कब से चल रही है? ऐसा कोई दुखदायक प्रसंग या सुखदायक प्रसंग? हाँ, बेटे की शादी हो गई तब से शुरू हो गई। तो मैं पूछता हूँ क्यों? उनका आंसर आप हंसेंगे और ये कॉमन है। नहीं, मुझे लगा कि अभी बेटा मेरा नहीं रहा। पजेसिवनेस शब्द सुना है आपने? पजेसिवनेस, ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। बेटा बोल भी रहा है, मैं आपका ही सुन रहा हूँ सब। इट्स अ फैक्ट। क्योंकि क्या आ गया? इनसिक्योरिटी आ गई ना, पजेसिवनेस आ गया, इनसिक्योरिटी आ गई। दैट क्रिएट्स योर इमोशंस इम्बैलेंस, हार्मोन्स इम्बैलेंस, एंजाइम्स। आज आपको हार्मोन्स के डॉक्टर मिल रहे हैं और थोड़े दिन के बारे में एंजाइमोलॉजिस्ट आएंगे, एंजाइम्स के भी मेडिसिन आएंगे। तो क्या क्या मेडिसिन खाएंगे आप? अभी आए हैं यूनी एंजाइम वगैरह जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के है, वो मेडिसिन आ चुके हैं। क्या क्या मेडिसिन लेंगे आप? तो सिंपल क्या करो, अपने सोल को, माइंड को बैलेंस करो, रियलिस्टिक ट्रूथ में जीने की कोशिश करो। वास्तविकता क्या है? वो वास्तविकता कब समझ में आएगी? जब हम हमारा मन क्या करेंगे? हमारा मन कैसे होना चाहिए? ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आनंद मतलब सुख की अवस्था में भी और दुख के भी अवस्था में भी स्टेबल। शांति मतलब कामनेस, मन को शांत नहीं किया जा सकता। सोल ओपन होगा तो मन शांत होगा। मौन, मौन का मतलब कौन बता सकता है? कभी लेक्चर सुना होगा तो मौन का मतलब क्या होता है? कब व्यक्त होना है और कब नहीं व्यक्त होना है। हम क्या करते हैं? जब ज़रूरी है तब क्या करते हैं? शांत बैठते हैं और बाद में पता चलता है अरे अभी मुझे बोलना था, और जब बोलने की ज़रूरत नहीं तब बोल देते हैं। इससे क्या हो जाता है? हमारी एनर्जी भी ड्रेन आउट हो जाती है और रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। ये सब जगह पे होता है। मौन उसके लिए है एक्चुअली। लोग ये बंद करते हैं लेकिन विचार चलते रहते हैं, उसको मौन नहीं कहता हूँ मैं। देन साक्षी भाव मतलब, साक्षी का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना या विटनेस। बट यहाँ पे साक्षी का मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान रखिए। जो आपको रोल दिया गया है उस रोल को परफेक्ट रोल प्ले करना है और एज अ थर्ड पर्सन, मतलब उसको रोल प्ले करके बाजू हटना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। उसे कहते हैं निष्काम कर्म। जस्ट प्ले द रोल एज अ थर्ड पर्सन। ओके, साक्षी भाव। विटनेस प्लस एक्शन इज द साक्षी भाव। एंड स्थिरता, स्टेबिलिटी। और चौथा, अभी मैं 5वां मैंने क्या कहा? 6th समझदारी। ये सब आपके पास होगा तो समझदार। झगड़े में अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें समझदार व्यक्ति
क्या करेगा? उस टाइम पे शांत रहेगा और समय मिलने के बाद भड़ास निकालेगा या शांति से समझाएगा? शांति से समझाएगा। उसी को स्माइल पर्सनालिटी कहता हूँ मैं। ओके। और किसी को एंगर भी एक्सप्रेस करना है, एंगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एंगर शुड बी एक्सप्रेस्ड और नॉट? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? समटाइम्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आपको डिसीज़ क्रिएट करेगा सप्रेस करके। ओके। ना सप्रेस करना है ना एक्सप्रेस करना है, स्माइल के साथ प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्टिव मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं वो काम हो जाए। नहीं तो हमारा एंगर कैसे होता है, बच्चों के ऊपर इतना एंगर एक क्रिएट करते हैं, वो बच्चे बोलते हैं ये रोज़ का है, छोड़ दो इनको। दैट इज़ नॉट द एंगर। आपका वो बच्चा सुनना चाहिए। आपके शब्दों में, आपकी वाचा में वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले थोड़ा सा मेडिटेट होना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। चलो लेक्चर तो हो गया, अभी थोड़ा सा हम सोल को एक्सपीरियंस करते हैं। करना चाहेंगे थोड़ा सा? यस। ओके। चलो मैं सिंपल डायरेक्टली मुद्रा देता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर आती है? कॉमन क्वेश्चन। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है आपकी? किससे दिखाते हैं गुस्सा आप? इंडेक्स। सबको सिखाया नहीं, आपको मालूम है। दिस इज़ योर माइंड। गुस्सा किसको आता है? मन को आता है। दिस इज़ योर माइंड एंड दिस इज़ योर सोल चैनल। ओके, सोल चैनल। ओके, आपको लेफ्ट हैंड में ये टच करना है और राइट हैंड में माइंड को टच करना है। ओके, इसको टच करके आपको थाइज़ पे रखना है और एक बार आपके मोबाइल वापस एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आप जब मेडिटेशन में होंगे तो किसी का तो किसी बच जाएगा। ओके, और चश्मा बैग पूरा नीचे रखिए, थोड़ा सा फ्री हो जाइए। आपके चेयर के साथ आपका रिश्ता क्लोज्ड होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। ओके, आज किसका रिश्ता बैलेंस करने जा रहे हैं? मेरे पास हर एक रिश्ते की मुद्रा है। यस, सीरियसली आई एम कह रहा हूँ, हर एक रिश्ते की। तो आप बोलेंगे कि सर दे दो, वही दे दो, वही दे दो। तो रिश्ते की मुद्रा करेंगे और फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो रिश्ता ठीक हो जाए। वो होगा, होता भी है। मैंने अभी कहा ना, डिवोर्स तक की केसेस भी बैलेंस हो जाती है। बट कब बैलेंस होगा? जब आपका खुद का रिश्ता खुद के साथ बैलेंस्ड होगा, तब बाहर का रिश्ता बैलेंस्ड होगा। इसलिए मैं अगर कभी किसी को रिश्ते की मुद्रा भी देता हूँ, मेडिटेशन भी देता हूँ, तो उसको पहले कहता हूँ कि ये आपके लिए है, पहले आप स्टेबल हो जाओ। वहाँ से जो कुछ भी निगेटिविटी आपको लग रही है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। आप स्टेबल हो जाएंगे, देन आपका बदलाव, आपका, इसको शब्द आता है ओवरफ्लो, आपका ओवरफ्लो वहाँ पे जाएगा। देन आपका रिलेशन, आपकी सब बॉन्डिंग्स ठीक हो जाएंगी। ओके, दैट इज़ द थिंग। ओके, सो सोल को अलग चाहिए होता है और मन को अलग चाहिए होता है ना। तो सोल को क्या चाहिए पहले समझ में आना चाहिए। ओके, लेफ्ट हैंड में सोल, राइट हैंड में माइंड, इन दोनों को ऊपर के डायरेक्शन में रखना है। जब भी आप कभी भी खुद के लिए करते हो तो ऊपर, दूसरों के लिए करते हो तो नीचे। आज किसके लिए कर रहे हैं हम? खुद के लिए। ओके, जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। स्माइल इज मोस्ट फंडामेंटल। आप अगर खुद को स्माइलिंग बनाएंगे तो आपका आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी स्माइलिंग हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। सो जस्ट स्माइल।
आज पहले हमारी मन को स्माइल पास करेंगे, मन के विचारों को, भावनाओं को स्माइल देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपने शरीर को समझेंगे, शरीर में क्या क्या चल रहा है। कहीं पे भी अगर डिस्कम्फर्ट है, पेन है, एक प्रयोग कर सकते हैं आप, सिंपल एक स्माइल पास कर दो, वहाँ का पेन तुरंत चला जाएगा। बॉडी को पूरा रिलैक्स रखो, बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रेच मत करो, रिलैक्स रखो, बॉडी को पूरा रिलैक्स। मेरे मेडिटेशंस में बिल्कुल रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज तक हम रिलैक्स ही नहीं हुए हैं तो एक्टिव क्या बन पाएंगे। पहले आज सोना है, शांति के साथ रहना है। जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड, योर बॉडी विद द स्माइल। अगले 10 मिनट शांत बैठे रहिए, बिल्कुल शांत। आती जाती सांसों की तरफ ध्यान, स्माइल की तरफ ध्यान, आनंद की तरफ ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। और इसी दौरान अगर किसी के बारे में आपको ख्याल आता है तो उसको भी एक स्माइल पास कर दो। आ सकता है कोई मेमोरीज़ याद आ सकती है, चाहे वो गुड मेमोरीज़ हो या बैड मेमोरीज़ हो। जस्ट ऑब्जर्व दैट मेमोरीज विद द साक्षी भाव, दैट इज़ द स्माइल स्टेट। जो कुछ भी हमारे पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में होने वाला है, एवरीथिंग इज आनंदमय। लोकल लेवल पे हमें सफरिंग लग सकता है, दुख लग सकता है, बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। उसके बेस में, उसके रूट में आनंद ही आनंद है। आज उस हम आनंद को समझने जा रहे हैं, स्माइल को समझने जा रहे हैं, रियलाइज्ड होने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, 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 वंडरफुल। स्माइल इज़ द फंडामेंटल, स्माइल इज़ द फंडामेंटल। शांति और आनंद हम हमसे भी और दूसरों से भी यही चाहते हैं, शांति और आनंद। आंसू शांति में, आनंद की अवस्था में पूरा बह जाएंगे हम, डिसॉल्व हो जाएंगे हम, मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। या इस दौरान नींद आना, आँखों से पानी आना, कहीं पे डिस्कम्फर्ट लगना बॉडी लेवल पे, चाहे हेडेक हो या कोई भी हो, जस्ट पास द स्माइल, वो अपने आप चला जाएगा। इट्स अ बैलेंसिंग ऑफ योर एनर्जीज। जहाँ पे डिसहार्मोनी है
वहाँ पे हारमोनी मेंटेन हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।